हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कि टीएस गेरेवाल वॉल्यूम 1 का 5th चैप्टर है। So let us see and try to understand what is retirement of a partner. हम पहले ही जानते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता क्या है। इसमें कम से कम 2 पार्टनर और अधिक से अधिक 50 पार्टनर मिल करके लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यापार करते हैं या कोई काम करते हैं। अब इसमें जहां एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की संभावना है, वहीं एक पार्टनर का छोड़ करके जाना, फर्म को छोड़ करके जाने की भी संभावना रहती है, चाहे वो किसी भी कारण से जाए, व्यक्तिगत कारण से, व्यापारिक कारण से, कोई भी कारण हो सकता है। उस कारण का हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है कि वो क्यों फर्म को छोड़ करके जा रहा है। हमें इस चैप्टर में इस बात को समझना है कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है। फाइन। हम देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। Retirement of a partner means reconstitution of the firm under which old partnership agreement comes to an end and new partnership agreement between or among the remaining or continuing partners come into existence. इसमें reconstitution of the firm होता है। फर्म का बिजनेस तो चलता रहेगा, वो जारी रहेगा, लेकिन फर्म के अंदर का नियम जो रहेंगे वो बदल जाएंगे। कोई एक पार्टनर जो है वो चला जाएगा और जितने बचे पार्टनर हैं उन पार्टनरों के साथ फर्म का बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ये क्या है, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है, क्योंकि एक पार्टनर को हम जाने दे रहे हैं और बाकी बचे हुए पार्टनरों के साथ फर्म का बिजनेस चलाया जा रहा है। और ये एक न्यू एग्रीमेंट है, न्यू एग्रीमेंट अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर किस तरीके से रिटायर होगा, या वन ऑफ द पार्टनर या उनमें से एक पार्टनर कब कैसे रिटायर होगा, ये हमने पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो वो उस डीड में लिखे हुई नियम के हिसाब से वो पार्टनर उस तारीख को या उस समय रिटायर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है कि पार्टनर किस तरीके से रिटायर होगा, तो ऐसे सिचुएशन में सारे के सारे पार्टनर्स को सहमत होना पड़ेगा कि इस पार्टनर को रिटायर हो जाना चाहिए। अगर सारे के सारे पार्टनर सहमत हैं तो भी उस पार्टनर को रिटायर किया जा सकता है। देन थर्ड है, if the partnership is at will by giving a notice written to the remaining partners of his decision to retire। और अगर पार्टनरशिप एट विल है, मतलब जब तक मर्जी है तब तक हम पार्टनर हैं, उसके बाद हम पार्टनरशिप फर्म से जा सकते हैं, ऐसा कोई पार्टनर है तो वो नोटिस दे करके खास पीरियड का 14 दिन का या 6 महीने का, इस तरीके से पहले से ही बाकी पार्टनर्स को या फर्म को नोटिस दे करके वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। तो क्या रिटायर्ड पार्टनर का कोई लायबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि वो तो फर्म में एक समय था और उसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के लिए उठाई है, तो क्या उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी नहीं है समाज के प्रति या दूसरे व्हाट्स दैट पार्टीज़ के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति? तो उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की तारीख तक के जितने भी उसने काम किए हैं फर्म के लिए, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने निभाई है, उन सब के लिए ये रिटायरिंग पार्टनर जिम्मेदार होगा। फाइन। लेकिन अगर हमने कोई समझौता किया है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हाउएवर अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ, थर्ड पार्टी एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अगर हमने एक ऐसा एग्रीमेंट कर दिया है जिसके हिसाब से कि रिटायरिंग पार्टनर अब जिम्मेदार नहीं होगा, फाइन, तो ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकता है। और ये जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? फर्म के प्रति होती है, थर्ड पार्टी के प्रति होती है और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के प्रति होती है। ये थर्ड पार्टी क्या है?
थर्ड पार्टीज हैं आउटसाइड पीपल जिनसे हम पैसा लेते हैं या देते हैं, किसी तरीके का बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, एटसेट्रा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। A retiring partner also continues to be liable to third parties for the act of the firm even after his retirement until a public notice of his retirement is given. Section 32(3). अब एक पार्टनर रिटायर हो गया है, इसकी जानकारी पब्लिक को देना पड़ता है फर्म के द्वारा, लेकिन अगर फर्म ने ये जानकारी पब्लिक को नहीं दिया है तो जिस तारीख तक वो पब्लिक को नोटिस देंगे उस तारीख तक के सारे फर्म के एक्ट्स पे रिटायर्ड पार्टनर भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि आपने जनता को साफ साफ बताया नहीं कि ये पार्टनर रिटायर हो गया है, और लोग इस भ्रम में है कि रिटायरिंग पार्टनर भी अभी फर्म में है और आपके साथ उन्होंने बिजनेस डीलिंग्स वगैरह किया है। फाइन, तो आप ये बात नहीं छुपा सकते। आप जैसे ही पार्टनर रिटायर होता है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तुरंत पब्लिक को एक नोटिस जारी करके बताए कि अब ये व्यक्ति हमारा पार्टनर नहीं है, तो इससे वो इस लायबिलिटी से बच सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बताते हैं और फर्म जितने भी बिजनेस डीलिंग्स करता है उसमें रिटायर्ड पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी भी लायबिलिटी होगी। अब राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को क्या अधिकार है कि उसे क्या मिलना चाहिए फर्म से। पहला है टू गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पहले तो ये कि गुडविल में उसका पैसा, उतना रुपए गुडविल का जो हम कैलकुलेट करते हैं में उसका पोर्शन जो है वो उसे दिया जाएगा। दूसरा, टू रिसीव हिज कैपिटल अलॉन्ग विथ शेयर इन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अदर क्लेम्स। और जिस दिन वो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन तक का कैपिटल बैलेंस, उस कैपिटल बैलेंस में क्या आएगा, उसका जो ओरिजिनल कैपिटल है वो, और जितने भी तरीके के फर्म ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में बनाए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, वो सारे रिजर्व्स में उसका हिस्सा वगैरह उसे दे दिया जाना चाहिए। सो ये दो अधिकार हैं और इसी अधिकार के ऊपर अकाउंट्स का सारा ट्रीटमेंट बेस्ड है। तो जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म को अकाउंट्स में क्या एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ 7 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। सो फॉलोइंग मैटर्स आर कंसिडर्ड एंड रिजॉल्व्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, दैट इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो गया है इसलिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा उनका, और गेनिंग रेशियो भी हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के समय में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, उसी के जैसे रिटायरिंग पार्टनर को भी उसका गुडविल का अमाउंट फर्म दे देती है। फाइन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल रिसीव होता है न्यू पार्टनर के माध्यम से, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर के केस में फर्म जो है रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन का गुडविल उसे देती है। इसे कौन कंट्रीब्यूट करता है, इसे गेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अपने गेनिंग रेशियो में। फाइन, सो गेनिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है इसलिए गुडविल का कैलकुलेशन कंपलसरी है। उसी तरीके से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ भी कंपलसरी है। इसका मतलब है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। देन रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ की तरफ शो होते हैं और कुछ बार तो एसेट्स की तरफ भी शो होते हैं, वो भी हमें पार्टनर को देना पड़ेगा, उसका हिस्सा देना पड़ेगा। मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को फर्म डिसॉल्व कर देगी, उसे बैलेंस शीट से हटा देगी। देन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, और ये सब मिला करके रिटायरिंग पार्टनर को कितनी रकम या कितना अमाउंट उसे मिलना चाहिए इसका कैलकुलेशन भी फर्म करेगी। पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, अब अमाउंट तो डिसाइड हो गया है लेकिन उसका पेमेंट किस तरीके से करेगी। पेमेंट किस तरीके से करेगी का मतलब है क्या एक मुश्त आज के ही दिन, मतलब रिटायरिंग डेट को ही पूरा का पूरा पैसा फर्म के द्वारा रिटायरिंग पार्टनर को दे दिया जाएगा, या इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, मतलब किश्तों में दिया जाएगा, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा अगर डिलेड पेमेंट है ना। मान लीजिए हम ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो ब्याज के साथ देना पड़ेगा, तो उस ब्याज का क्या दर होगा, है ना, 5%, 10%, 20%, वॉट एवर इट इज़। सो इसके बारे में भी हमें
जानकारी होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए तो सही होता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर्स को आपस में बैठ करके तुरंत डिसाइड करना पड़ेगा और सबको सहमत होना पड़ेगा कि इस तरीके से पार्टनर को रिटायर किया जाएगा या इस तरीके से पार्टनर के अमाउंट को दिया जाएगा, या तो एक मुश्त या तो इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। अब रिटायरिंग पार्टनर तो रिटायर हो गया और हमें सीखना पड़ेगा कि अब रिमेनिंग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल बैलेंसेस क्या होगा। क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, क्या वो इक्वल होगा, क्या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके के विभिन्न संभावनाएं बनती हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो कुल मिलाकर के 7 पॉइंट्स हैं जिसमें हमें रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को अच्छे तरीके से समझना है। और रिटायरमेंट कब होता है? रिटायरमेंट साल के बीच में भी हो सकता है, साल के पहले दिन भी हो सकता है, साल के आखिरी दिन भी हो सकता है। आप आपस में बातचीत करके इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टनर कब रिटायर होगा। इन द मिडिल ऑफ द ईयर ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल। 28 सितंबर को भी हो सकता है और 17 नवंबर को भी हो सकता है, किसी भी डेट में रिटायरमेंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को नोटिस देना चाहिए। फाइन, नोटिस देना चाहिए। 6 महीने की नोटिस हो सकती है, 14 दिन की नोटिस हो सकती है और तब जा कर के पार्टनर जो है वो रिटायर होगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम गेनिंग रेशियो भी देखेंगे। फाइन, यहाँ से शुरू करते हैं और जैसे जैसे एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारे पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे। सो ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। फाइन, सो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाना है, इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गीता, राधा एंड गर्व वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partners if गर्व retires. Now तीनों पार्टनर में से गर्व रिटायर हो रहा है और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। यहाँ हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गीता और राधा का बताना है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में काफ़ी सिमिलैरिटी है, क्योंकि मुद्दा एक ही है कि एक पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़ करके जा रहा है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। फाइन, दोनों का दोनों चैप्टर्स मतलब चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों एक ही है, बस टर्म्स अलग हो रहे हैं कि यहाँ पार्टनर रिटायर हो रहा है और वहाँ पार्टनर की मृत्यु हो रही है। फाइन, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम रहेंगे। ठीक, तो हमारा आज का जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ जो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं वो डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी रिपीट होगा। इसी तरीके से गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगा, इसी तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगा, उसी तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस का ट्रीटमेंट होगा, उसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। सब कुछ वैसा ही है, बस टर्म अलग है कि यहाँ रिटायर हो रहा है पार्टनर और वहाँ पार्टनर की डेथ हो रही है। फाइन, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, गीता, राधा और गर्व, और इनका रेशियो है 1/2 is to 2/5 is to 1/10। अगर ये रेशियो दिया हुआ है तो इसमें आपको करना यही है कि इसका आप एलसीएम ले लीजिए, मतलब इसका डिनोमिनेटर को कॉमन बना दीजिए, फिर जो न्यूमरेटर में जो नंबर रहेंगे वही हमारा रेशियो है। ऐसे वाले तरीके से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हो क्वेश्चन में तो एक तरीके से घबराहट भी हो सकती है कि ये क्या कर दिया, हमें रेशियो साफ साफ क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये क्या फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सो इसे आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे आप 2, 5 और 10 का, तो एलसीएम 10 आएगा। फाइन, तो सबके डिनोमिनेटर को हमें 10 करना होगा। तो 1/2 को डिनोमिनेटर में 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कीजिए। उसी तरीके से 2/5 को 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये नीचे 10 हो जाएगा। और थर्ड वाला जो 1/10 है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/10 is to 4/10
5:1/10। मतलब गीता, राधा और गर्व का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:4:1 है। फाइन, ये 5:4:1 है। ये देखिए 5/10, 5/10 का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। 4/10 का मतलब होता है 2/5, सेम चीज़ है। और 1/10 का 1/10 है। तो आप इस तरीके से उसको देखें, क्योंकि हमें इस फॉर्म में देखने की ज़्यादा आदत है, क्योंकि जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसी फॉर्म में हम रेशियो या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। जब हम ऐसा देखते हैं तो थोड़ा सा हम चमक जाते हैं कि क्या करना है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हु रिटायर्स, गर्व रिटायर्स। अब पूरे चैप्टर में आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि कौन पार्टनर रिटायर हो रहा, कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा। गलती से आप दूसरे पार्टनर को रिटायर मत कर दीजिएगा, पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, है ना। और मार्क्स तो मिलने के तो चांस ही नहीं है फिर। ठीक, तो इस बात को तुरंत नोट कीजिए, उसको कुछ इशारा बना लीजिए सॉल्यूशन के समय में कि आपको किस पार्टनर को रिटायर करना है, ताकि वो जहन में रहे कि ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप उसी से रिलेटेड करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस में। अब गर्व रिटायर हो गया। अब देखिए गर्व रिटायर हो गया तो कौन कौन बचे? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स किनको कहेंगे? गीता और राधा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। सो गीता इज टू राधा इज इक्वल टू गर्व के चले जाने के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 5:4। वेरी सिंपल, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। 5:4 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो आप यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर गर्व रिटायर हो गया तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 है। अगर राधा रिटायर हो गई होती तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता? 5:1 होता। और अगर गीता रिटायर हो गई होती तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता? 4:1 होता, है ना। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बस उस पार्टनर को के रेशियो को आप वहाँ से हटा दीजिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो बचा हुआ रेशियो जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। Shiv, Mohan and Hari were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:5:4. Mohan retired and his share was divided equally between Shiv and Hari. फाइन, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन से अलग है। कैसे? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि गर्व का जो पोर्शन है वो गीता और राधा के ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिला है, ये मतलब है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं मिला है, इक्वल मिला है। कौन रिटायर हो गया है? मोहन हैज़ रिटायर्ड, मिडिल पार्टनर, बीच वाला पार्टनर रिटायर हो गया है। तो क्या होना चाहिए था कि मोहन के पोर्शन को शिव और हरि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 में लेते, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन कंडीशन बदल गई है, वो इक्वली ले रहे हैं, है ना। मतलब ये है कि गेनिंग रेशियो इक्वल है, यानी 1:1 है। सो शिव, मोहन और हरि पार्टनर्स हैं और मोहन रिटायर हो रहा है। मोहन के रिटायर होने पर जो न्यू रेशियो है वो 5:4 होना चाहिए था। वो इसलिए होना चाहिए था क्योंकि मोहन के पोर्शन को शिव और हरि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 में ले लेते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ और है। इसमें कहा गया है कि मोहन का जो पोर्शन है उसको शिव और हरि आधा आधा लेंगे। सो मोहन का पोर्शन क्या है? मोहन का पोर्शन है 5/14। ये मोहन है, मोहन का पोर्शन 5/14 है। इसको हमको आधा आधा करना है। सो 5/14 का आधा मतलब ये हो गया 5/28, और यहाँ 5/14 का दूसरा आधा 5/28। ये 5/28 क्या है? 5/28 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 5/28 हिस्सा मोहन शिव को देगा और उतना ही हरि को देगा। तो ये शिव रिसीव करेगा और ये हरि। ठीक, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शिव इज इक्वल टू, शिव के पास पहले ही कितना है? 5/14 है। अब वो गेन कर रहा है कितना?
5/28, वेरी सिंपल है ना। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 28, न्यूमरेटर में आएगा 10 + 5 दैट इज इक्वल टू 15/28, ठीक। और हरी के पास कितना है, 4/14 प्लस हरी को कितना रिसीव हो रहा है, 5/28, क्योंकि जब पार्टनर जा रहा है तो वो अपना प्रॉफिट का पोर्शन छोड़ कर जा रहा है, सेक्रीफाइस करके जा रहा है। जो आउट गोइंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, ही विल सेक्रीफाइस हिज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच विल बी गेन्ड बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ है। तो इसके मोहन के ही पोर्शन का आधा शिव रिसीव करेगा और दूसरा आधा हरी रिसीव करेगा। सो हाउ मच इज द प्रॉफिट नाउ फॉर हरी, डिनोमिनेटर में 28 आएगा, एलसीएम 8 + 5 13/28। सो अब इनका शिव और हरी का रेशियो क्या हो गया, 15:13, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है। 15:13 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ शिव एंड हरी विच इज डिफरेंट देन द ओल्ड रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो इनका 5:4 बन रहा था और अभी क्या बन गया, 15:13 हो गया। क्यों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में सजेस्टेड है कि कौन कितना पोर्शन गेन करेगा रिटायरिंग पार्टनर के प्रॉफिट के पोर्शन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, P, Q and R were partners sharing profits in the ratio of 5:4:1. P retires from the firm. Who is P? First partner. फर्स्ट पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अब हमें बताना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो वेरी सिंपल, जस्ट बाय लुकिंग इन द क्वेश्चन, अगर फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो गया है तो बाकी दो पार्टनर्स जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका रेशियो है 4:1। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आंसर 4:1। जस्ट वेरी सिंपल, you need not to make any calculations, just by observing the ratio you can make out the new profit sharing ratio। और तो फिर गेनिंग रेशियो क्या होगा, है ना, गेनिंग रेशियो भी 4:1 ही होगा, है ना। मतलब जो पोर्शन P छोड़ करके जा रहा है, मतलब 5/10 पोर्शन जो छोड़ करके जा रहा है उसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही गेन करेंगे। तो यही इसका गेनिंग रेशियो है 4:1 और यही इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। R, S and M are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5। यहाँ मतलब क्या हो गया, 2:2:1, क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, 5 है। M decides to retire from the business and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो हमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो M के जाने के बाद इनका रेशियो 2:2 होना चाहिए था, 1:1 ये नहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों गेन जो कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन का वो एक अलग रेशियो में कर रहे हैं, 2:1 में कर रहे हैं। तो नाउ द ओल्ड रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैन नॉट बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर देम। लेट अस सी हाउ। तीन पार्टनर हैं R, S और M और उनका रेशियो ये है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इनका रेशियो 2:2:1 है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में एक ही फिगर है तो न्यूमरेटर्स कैन बी टेकन एज अ रेशियो। एंड हु इज रिटायरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, M रिटायर्स। कौन रिटायर हो रहा है, M। यहां लिख देता हूं मैं, M रिटायर्स। फाइन। M के चले जाने के बाद R और S का रेशियो 2:2 मतलब 1:1 होना चाहिए था, लेकिन हमें गेनिंग रेशियो दिया हुआ है। गेनिंग रेशियो जो है वो दिया हुआ है और ये रेशियो क्या है, 1:2 है। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है कि M के पोर्शन को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स 1:2 में गेन करेंगे। फाइन। रिटायरिंग पार्टनर मतलब आउटगोइंग पार्टनर तो अपने पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करके जा रहा है और इसी सैक्रिफाइस्ड पोर्शन को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन इस केस में वो गेनिंग रेशियो अलग दिया हुआ है, दैट इज 1:2। सो
यहाँ पर इसको अलग तरीके से अगर समझें तो m का पोर्शन क्या है, m का पोर्शन है 1/5। 1/5 को हम ब्रेक करेंगे किसके लिए, r के लिए और m के लिए। कौन से रेशियो में, 1:2 में। तो r विल गेट 1/5 का 1/3 r को मिलेगा, 1/5 का 1/3। और m को कितना मिलेगा, उसी 1/5 का 2/3। मतलब R गेन कर रहा है 1/15 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म और M गेन कर रहा है 2/15 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फाइन। सो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ R के पास पहले से ही 2/5 है, प्लस गेन कितना कर रहा है 1/15। सो एलसीएम आ जाएगा 15 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7/15। एलसीएम लेंगे तो आप, है ना, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 + 1। उसी तरीके से एस के पास भी वही है, 2/5 पोर्शन है। अब इससे कितना रिसीव हो रहा है, 2/15। एलसीएम इज 15, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 तो 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8/15। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर्स कैन बी टेकन एज द रेशियो। सो 7:8 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। सो इस चैप्टर में और मतलब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में और डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें गेनिंग रेशियो का बहुत इस्तेमाल है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फाइन। न्यू रेशियो का इस्तेमाल सिर्फ गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ही किया जाता है। और रेशियो कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, उसमें 1-2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर रहेगा कि कैलकुलेट गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो क्या था ये बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में। सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट्स दैट कैलकुलेटिंग ऑफ दीज रेशियोज। अगर ये रेशियोज गलत बन जाते हैं, गलत निकाल लेते हैं, तो आपका सारा कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स जो है वो गड़बड़ा जाएगा और एज अ रिजल्ट आंसर नहीं आएगा। आपका अकाउंट्स सही है, मतलब अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सही है, लेकिन आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, जो जितने भी अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सब गलत हो जाएगा। तो आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5. Calculate the gaining ratio of remaining partners when Y retires from the firm. सो ये है पार्टनर्स और इनका रेशियो इस तरीके से दिया हुआ है एंड वाई रिटायर्स। फाइन। याद रखिए कि कौन रिटायर हो रहा है, गलती से दूसरे किसी पार्टनर को रिटायर नहीं कर देना, है ना। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 2, 10 और 5 का एलसीएम होगा 10। फाइन। सो सबके डिनोमिनेटर को हमें 10 बनाना है, तो कैसे बनेगा, 1/2, तो 2 को 10 बनाने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, इज 2। 3/10 को कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 ही है। और 1/5 को 10 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 5/10 इज टू 3/10 इज टू 2/10। फाइन। अब तीनों के डिनोमिनेटर में 10 है, तो न्यूमरेटर में जो अमाउंट नंबर्स लिखे हैं 5, 3 और 2, यही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब y के चले जाने के बाद x और z का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये क्या हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशियो सजेस्टेड नहीं है और कोई भी गेनिंग रेशियो या गेनिंग से रिलेटेड बात भी नहीं कही गई है। तो एज अ रिजल्ट यही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और
यही हमारा गेनिंग रेशो भी होगा। मतलब ओल्ड पार्टनर्स अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही रिटायरिंग पार्टनर के पोर्शन को गेन करेंगे, इसका ये मतलब है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर सिर्फ इतनी ही जानकारी दी हुई हो कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है और वन ऑफ द पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो आप न्यू रेशो बताइए, तो जो बची हुई रेशो है वही न्यू रेशो है और वही न्यू रेशो ही हमारी गेनिंग रेशो है। तो आपको कोई स्पेशल कैलकुलेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की बातें मैंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी आपको समझाया था कि कब आपको कैलकुलेट करना है, कब आपको नहीं करना है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप अपना आधा मिनट 1 मिनट बचा सकते हैं और आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। इन केस आपको कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Please recommend this channel to your friends so that they can study from the comfort of their home. And please don't forget to mention the name of the city from where you are watching this video in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.